हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यवाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ गए थे लेसन में हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी कि फेडरलिज्म का हाउ इज़ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, यानी कि फेडरलिज्म का उपयोग कैसे किया गया। देखो, ये मैंने कल बोला था आपको स्टडी करने के लिए। इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 में भारत कैसा था, और इसमें यहाँ पे मैप में इंडिकेशन भी दे रखा। जो ये लाइनिंग वाला है क्षेत्र है, ये है पाकिस्तान। इंटायर सिंध, बलोचिस्तान, NVFT, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब, बंगाल, भावलपुर स्टेट्स, ये सारे के सारे जो लाइनिंग में, जैसे ये यहाँ पे अपने ये ढाका है ना, यहाँ पे जो बांग्लादेश है जो आज के टाइम में, तो उस टाइम पे जो बंगाल था, ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि ये भी भारत के इसके पाकिस्तान के अंदर ही था। और बाकी जो स्टेट हैं ये इंडिया के दिखा रखे डॉट डॉट वाले, ये इंडिया के स्टेट्स थे। और जो इनको छोड़ के जो बाकी बचे ये क्षेत्र, ये क्या थे, जो बाकी ये थे प्रोविंस, ये थी किंगडम्स, ये राजाओं की किंगडम्स थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंडिया का उस टाइम पे वो था, मैप था। आपने पता होगा हमारे जो वन ऑफ द आयरन मैन ऑफ आवर कंट्रीज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने 500 लगभग 575 रियासतों को क्या किया था, एक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रियासतें थी, इनको एक करके ही उन्होंने क्या किया। ठीक है, ये तो हमारी हिस्ट्री थी, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के सामने ये कुछ चैलेंजेस थे। और इन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो प्रोविंसेस अलग थे, यानी कि राज्य स्टेट अलग थे, फिर राजाओं की रियासतें थी, उनको भी एक करना था। तो उन चैलेंजेस को ही यहाँ पे फेस करने के लिए अपने यहाँ पे जो उस टाइम पे हमारे नेता थे, यानी कि हमारी संविधान सभा थी, उन्होंने पहले से ही यह जांच लिया था। क्योंकि इंडिया की उस टाइम पे कंडीशंस थी ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को ही फेस करने के लिए यहाँ पे जो ये फेडरलिज्म वाला जो सिस्टम था, यानी कि कौन सा फेडरलिज्म है अपने यहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ लेकर चलना, यानी कि जिसमें क्या था कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर दी जाए, और ये पावर उसी टाइम पे मिलती है। ये बैकग्राउंड है अपने इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे सेंटर के स्ट्रेंथफुल यानी कि पावरफुल होने से ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम भारत को एक कर पाए। अदरवाइज भारत ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राजाओं की रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। देखो, संविधानों के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं, कि प्रावधान होते हैं, वो काफ़ी आवश्यक होते हैं किसी भी देश के, किसी भी संघ व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, बट ये पर्याप्त नहीं होते। केवल ये ही पर्याप्त नहीं होते। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट merely बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यदि भारत में जो फेडरल का जो यानी कि संघीय व्यवस्था का जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ है, तो वो केवल मियरली मीन्स क्या है, केवल केवल वो इस वजह से नहीं है कि उनको संविधान में क्या किया गया है, बताया गया है क्लियरली। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारे देश में, भारत में संघीय व्यवस्था का सफल होने का सबसे बड़ा जो असल कारण वो यही है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो कैसी है, लोकतांत्रिक है। उसका नेचर ही कैसा है, लोकतांत्रिक है। दिस इंश्योर दैट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और यही क्या करता है, इंश्योर करता है कि अपने यहाँ पे स्पिरिट कैसी है, फेडरलिज्म की। Respect for diversity and desire for living together became
शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री। देखो, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यहाँ पे विभिन्नताएं हैं लेकिन उन विभिन्नताओं का सम्मान है। एंड डिजायर टू लिविंग टुगेदर, और एक साथ रहने की इच्छा है। वही हमारे देश के क्या बन गए, आइडियल बन गया, यानी कि आदर्श बन गए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। अब देखते हैं कुछ बहुत जो बड़े बड़े जो तरीके हैं जिनकी वजह से यह हो पाया है। तो पहला क्या था अपने यहाँ पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि भाषाई राज्य। कुछ राज्यों का तो निर्माण भाषा के आधार पे ही किया गया है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड ए मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषाई स्टेट का निर्माण ही हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति का सबसे पहला क्या था, टेस्ट था, यानी कि परीक्षण था। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज ए डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2017, अगर आप भारत का जो ये राजनीतिक मैप देखोगे जो कि 1947 से और 2017 तक है, यू विल सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। आप उसके चेंजेस को देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे। एक तो मैप ये है 1947 का, और एक आपके पास करंट में जो मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उसको देखो और उसमें देखो क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड, बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे वो ख़त्म हो गए। एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और कई नए स्टेट्स का निर्माण हो गया। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, क्षेत्र और सीमाएं और राज्यों के नाम भी क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1947 में बहुत सारे पुराने राज्यों की जो सीमाएं थी उनको बदल दिया है और नए राज्यों का निर्माण किया है। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। यह इसलिए किया गया कि जो लोग एक ही भाषा बोलते हो और वो एक ही राज्य में रहे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, कुछ राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया गया, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चरल एथनिसिटी और जियोग्राफी। कुछ राज्यों का निर्माण हुआ है वहाँ के संस्कृति से, वहाँ की एथनिसिटी, सामुदायिक और जो वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर किया गया। जैसे कुछ ये लैंग्वेज के आधार पे हम ये कह सकते हैं, जैसे पंजाब का निर्माण हुआ, तमिलनाडु का हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ, और कुछ स्टेट्स का क्या है वहाँ की कल्चर के हिसाब से, जैसे ये नागालैंड है, उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का निर्माण वहाँ की एथनिसिटी और जियोग्राफी के आधार पे हुआ। ठीक है, ये हमारा अब का करंट का मैप है और वो 1947। तो आप क्लियरली इन दोनों में डिफरेंसेस क्लियर कर सकते हो। हैज़ योर विलेज, टाउन, सिटी रिमेन अंडर द सेम स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। क्या आपका शहर, आपका गांव और आपका जो क्षेत्र है वो हमेशा से ही उसी राज्य में रहा जिस टाइम पे आज़ाद हुआ था। जैसे अपना एग्जांपल ले सकते हो, हम अब हरियाणा में है लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब हम कौन से स्टेट में थे, पंजाब में। इफ़ नोट व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्लियर स्टेट, अगर आप नहीं थे तो पहले वाले स्टेट का नाम क्या है आप बता सकते हो। जैसे कुछ अब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सपोज करो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, जब 1947 में संयुक्त राज्य यानी कि यूनियन प्रोविंसेस था इसका नाम। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ है, बिहार भी अलग हुआ है। तो अब जो बिहार वाले क्षेत्र में जो रहते हैं पहले वो किस में थे, यूनियन प्रोविंसेस में थे, और अब वो हो गए अलग में अपने बिहार स्टेट में, ऐसे उत्तराखंड वाले। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई नेम ऑफ 3 स्टेट इन 1947 दैट हैड बीन चेंज लेटर। क्या आप 3 राज्यों के नाम बता सकते हैं कि जो बाद में बदले। एक तो यही आ गया जिसका भी हम यहीं पे मेंशन कर रहे थे, जो यूनियन स्टेट्स। अब अपना पंजाब वाला भी ले सकते, जैसे से हरियाणा अलग हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये
आंध्र प्रदेश से तेल ये हुआ है। जैसे ये है, देखो ये उत्तर प्रदेश है, इससे अलग हुआ है ये उत्तराखंड, और ये बिहार हुआ है। ऐसे ही आप ये ले सकते हो, पंजाब था ये पहले, पंजाब से अपना हरियाणा अलग हुआ है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इससे ये अलग हुआ है तेलंगाना। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अलग हुए ऐसे ही। कैन यू आइडेंटिफाई एनी 3 स्टेट विच हैव बीन कवर्ड आउट ऑफ बिगर स्टेट? 3 राज्यों के नाम बताइए जो पहले बड़े राज्य का क्या थे। ये यूपी का ये आ सकता है, इसमें भी एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, असम का ये आ सकता है, असम के अंदर ये नागालैंड और ये था यहाँ पे पहले। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leader feared. जब भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की जब मांग उठी तो कुछ राष्ट्रवादी नेता डर गए थे इससे, that it would lead the disintegration of country. इससे क्या होगा कि देश का क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कहता है विखंडित, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। The central government resisted linguistic states for some time. कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार ने लैंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे जो उस टाइम पे राज्य निर्माण की थी, उनको क्या किया था, उन्होंने रेसिस्ट किया था, यानी कि रोका था। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन अनुभव यह बताते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो निर्माण हुआ तो वो और भी ज़्यादा क्या रहे, यूनाइटेड रहे। जैसे आप अपना ये हरियाणा का ले सकते हो, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो भाषा के आधार पे ही हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से तो वो भी भाषा के आधार पे था। तमिलनाडु ये तेलुगु, ये आंध्र प्रदेश से ये हुआ है अलग तेलंगाना। ठीक है, तो ये भी भाषा के आधार पे थे और ये अच्छे से अपना काम कर रहे हैं सभी। इट हैज़ एक्चुअली मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजी। लेकिन इससे तो क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था वो और भी अच्छे से हुई है। वाई हिंदी एंड वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु? अब यहाँ पे यही हुआ कि भाषा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी हिंदी को लेके। एक हिंदी लैंग्वेज है ना हमारी, हिंदी लैंग्वेज को कुछ जो नॉर्थ इंडिया वाले जो स्टेट्स है, नॉर्थ इंडियन है जो, वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का बहुत बार पैरवी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे भाषाई के जो राज्य हैं जैसे बांग्ला और तेलुगु बोलने वाले, तो वो कहते हैं कि बांग्ला और तेलुगु क्यों नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज पॉलिसी बना रखी है। द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। तो दूसरा जो टेस्ट था हमारे फेडरेशन का यानी कि संघ का, वो यही था कि लैंग्वेज की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के प्रति क्या नीति अपनाए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ एनी वन लैंग्वेजेस। तो यहाँ हमारे संविधान ने क्लियर कर रखा है कि हमारे संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रीय नहीं है, यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कहीं इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहो कि भाई हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज का किसी को भी दर्जा नहीं दिया गया। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज है, सॉरी, हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, हिंदी को ऐसे किया है कि इसको आइडेंटिफाई कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, यानी कि ऑफिसों में इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह केवल भारतीय, इसको 40% लोग ही बोलते हैं, बाकी 60% रह गए। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. इसीलिए अन्य भाषाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स यानी कि प्रावधान किए। Besides हिंदी, there are 21 languages. हिंदी के अलावा वहाँ पे 21 और लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पे, जिनको शेड्यूल लैंग्वेजेस किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिनको संविधान में
शेड्यूल सूची में डाला गया, यानी कि हिंदी के अलावा 21 और है। एक कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में टेक ऑफ टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। यदि कोई भी कैंडिडेट यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि केंद्र सरकार में कोई भी किसी भी पद के लिए अगर वो एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पे उसे क्या करना, वो इन 21 भाषाओं में से कोई भी भाषा चूज कर सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और राज्यों की, ये तो होगी केंद्र की बात, और राज्यों की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। तो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेटेड, और वो वही लैंग्वेज यूज करते हैं कि जो ज़्यादातर उन राज्यों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे हर पंजाब वालों की पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिलनाडु वालों की तमिल है, आंध्र वालों की आंध्र वो तेलुगु है, बंगाल वेस्ट बंगाल वालों की वेस्ट बंगाल है। तो उन्होंने अपने राज्य क्या बना रखी है, ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी क्षेत्रीय भाषा बना रखी है, ठीक है। और नेशनल लेवल पे हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ग्लोसरी में अपना यही आया कि कोalition गवर्नमेंट यानी कि ए गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर द एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर कोई सरकार बनाती है, उसे ही बोलते हैं हम कोalition, यानी कि गठबंधन की सरकार बोलते हैं। तो हिंदी ये लैंग्वेज पॉलिसी हमारी इतनी अच्छी रही क्योंकि उससे ही हमारे देश में एकता रही। क्योंकि अनलाइक श्रीलंका, अब आप श्रीलंका का एग्जांपल देख सकते हो जो आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हमारे जो नेता थे उन्होंने हिंदी को फैलाने के लिए, देश में प्रसार करने के लिए बड़ा ही, According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. संविधान के अनुसार तो इंग्लिश के उपयोग को यानी कि इंग्लिश को ऑफिस में उपयोग के लिए 1965 तक यानी कि 1965 तक रोकना था। However, many नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, लेकिन जबकि बहुत सारे जो वो राज्य जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी उन्होंने डिमांड की कि द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, उन्होंने डिमांड की कि इंग्लिश का यूज कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वॉयलेंट फॉर्म, और तमिलनाडु में तो इस मूवमेंट को लेके काफ़ी हिंसात्मक रूप लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी और फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जवाब कैसे दिया कि हिंदी को और इंग्लिश को साथ साथ ही ऑफिशियल पर्पजेज के लिए उसको यूज किया। Many critics think that this solution favored the English speaking elites, यानी कि बहुत सारे जो क्रिटिक थे, आलोचक यह मानते थे कि यह सॉल्यूशन तो है ना, यह हल तो क्या होगा कि उनको फेवर किया है जो इंग्लिश बोलने वाले उच्च वर्ग के लोग हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी का जो प्रमोशन है बढ़ावा है वो लगातार जारी रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नीति में। प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा को उन राज्यों के ऊपर भी थोप दे वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ पे लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प्स आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ। इस प्रकार जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि ये लचीलापन है लैंग्वेज को लेके, उसने क्या किया है, श्रीलंका जैसी स्थिति से बचाया है। अपने देश में भी अदरवाइज श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है। ओके, कल हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स।